नमस्कार संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने संधि प्रकरण का एक नया भाग आपके समक्ष ला रहे हैं। तो चलिए आज हम संधि के बारे में समझते हैं। तो संधि की सर्वप्रथम हम परिभाषा देखते हैं। परस्पर निकटवर्ती दो वर्णों के योग को हम संधि कहते हैं। परस्पर निकटवर्ती दो वर्णों के मेल को या संयोग को या फिर योग को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। क्लियर। और संधि जो है आपकी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला आपका है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो क्रमानुसार हम इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए कुछ फैक्ट के बारे में हम समझ लें। यहाँ पर एक छोटा सा हमने सूत्र लिखा है, पहले इसको समझते हैं। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षमापेक्षते। फिर से देखते हैं। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षमापेक्षते। तो अब देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर कहा गया है कि संहितैक पदे नित्या, यानी संहिता एक पद में निश्चित है। संहिता एक पद में निश्चित है। संहिता का क्या मतलब है? जुड़ाव। यहाँ पर साथ, समझ रहे हैं ना आप? साथ मतलब आपके जो पद होते हैं वो जो है एक निश्चित उनका क्रम होता है, वो संहिता में रहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर हमने हिमालय लिखा। हिमालय आपका क्या है? एक संहिता पद है। मतलब यहाँ पर दो पद आपस में जुड़कर एक हो गए हों। संहिता एक पद में निश्चित होती है और वहाँ पर हिमालय है। यदि हम इसको खंड कर दें, अलग अलग कर दें तो हिम और आलय, तो ये अलग हो गए। लेकिन जब इनको हम एक कर दें तो जो है ये क्या हो जाएंगे? हिमालय, यानी संहिता इनमें हो जा रही है। क्लियर। और आगे है आपका संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो। अब देखते हैं दूसरी लाइन क्या है कि नित्या मतलब आपकी निश्चित होती है। क्लियर। तो धातुपसर्गयो, धातु और उपसर्ग, यानी धातु में भी और उपसर्ग में भी संधि निश्चित होती है। क्लियर। जैसे आपका ये है प्रेजते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रे, यानी इसको हम सीधा सीधा हिंदी में लिखें पर धन जते। ध्यान दीजिएगा, पर धन जते। तो ये जो है आपका रा जो है आपका पा पे चला गया, तो ये क्या हो गया? आपका एक उपसर्ग हो गया। आपका संस्कृत में एक उपसर्ग हो गया और जते शब्द आप इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रजते। यानी यहाँ से ये कहा गया है कि नित्या धातु पसर्गयो, यानी धातु में भी और उपसर्ग में भी संधि क्या होती है? निश्चित होती है। समझ रहे हैं ना आप? अब आपसे कह दें कि जो है धातु से और उपसर्ग से संधि नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी होती है। समझ रहे हैं ना आप? देखिए आप यहाँ पे आपका क्या लगा है, तो यहाँ पर आपका क्या है? तो आपका ये उपसर्ग है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तभी हमने यहाँ पे इसको नोट में करके लिखा है। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु पसर्गयो। संहिता की एक पद में भी निश्चित है और धातु और उपसर्ग में भी नित्या जो है मतलब निश्चित होती है, संधि निश्चित होती है। और यहाँ पर हमने दोनों उदाहरण लिखा, हिमालय का और प्रजते का। क्लियर। और आगे है आपका नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षमापेक्षते। और आगे है समास में भी संधि नित्य होती है। समास में आपका संधि निश्चित होती है। क्लियर। और ये देखिए आप सुखार्थ,
सुखार्थक आपका जो है सन 2018 के सुपर टेट के एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न किया था और ये आपका प्रश्न आ चुका है, इसलिए हमने इसका उदाहरण रखा आपके सामने। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या कहा गया कि समास में भी संधि निश्चित होती है। तो ये सुखार्थ पद जो है ये आपका समास का पद है, सुखेन धन ऋत। क्लियर। तो यहाँ पर आपका हमने इसको संधि विच्छेद किया है सुखार्थ का, तो सुखेन धन ऋत। हम इसके बारे में आपको पूर्णतः डिटेल बताएंगे, क्योंकि इसमें सुखार्थ शब्द में अपवाद है और उसको हम पूरा विस्तृत आपको हम बताएंगे आगे के भाग में। और पहले इसको आप देखते चलिए। और आगे है आपका तू सा विवक्षमा पेक्षते, यानी वाक्य में तो संधि कर्ता की इच्छा पर होती है। वाक्य में संधि जो है कर्ता की इच्छा पर होती है। और आगे हमने लिखा है राम हसति, यानी कर्ता की इच्छा अनुसार संधि जो है वाक्य में होती है। क्लियर। और अब आगे देखते हैं, पहला आपका क्या है, स्वर संधि। अब स्वर संधि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसी स्वर वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आता हो, किसी स्वर वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता हो तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। क्लियर। और यहाँ पर देखते हैं स्वर धन स्वर, आपका स्वर ही होगा, अच प्लस अच ही होगा। यानी अब आपका यहाँ पे जो अच लिखा है, आप हमारी पहली वीडियो जाके वो पढ़िएगा। यहाँ पर अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, माहेश्वर सूत्र आप जाके पढ़िएगा। अ ई उ री री ए आई ओ औ, ठीक, और च। तो जो है आपका अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये सभी 9 वर्ण हैं, जो कि महर्षि पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो कि 9 माहेश्वर सूत्रों को रखा। अब आपसे यहाँ से प्रश्न करेगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपको माहेश्वर सूत्र याद करना पड़ेगा। इसकी पहली वीडियो में हमने आपको इसको अच्छे ढंग से बताया था, हमारी पहली वीडियो आप जाके देखिएगा। क्लियर। और आगे है आपका नोट पॉइंट में हमने लिखा है स्वर को ही अच संधि कहते हैं, स्वर को ही अच संधि कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं स्वर संधि के प्रमुख भागों के बारे में। अब यहाँ पर पहला आपका है दीर्घ स्वर संधि। सूत्र इसका क्या है, अक सवर्णे दीर्घ। स्वर संधि में आपका पहला संधि है दीर्घ स्वर संधि। सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। अब देखते हैं अक मतलब अक प्रत्याहार, हलंत कर लीजिएगा का के नीचे, और सवर्णे मतलब समान वर्ण होने पर, दीर्घ मतलब बड़ा। क्लियर। तो अब देखते हैं, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं आ ई उ री री, फिर उसके बाद आपका क आता है, आयुड़ रिलिक, आ ई उ री। अब ये आपके जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो आ ई उ री और आपका री। तो ये आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो गए। और समान वर्ण होने पर, मतलब जो आ ई उ री ली हमने लिखा है, यही वर्ण आपके दूसरे खंड में भी आने चाहिए, यानी दूसरे खंड के प्रथम वर्ण। और जो आप संधि विच्छेद किए रहेंगे, यानी 2 पद इसमें होंगे जब संधि विच्छेद करेंगे, तो 2 पद में पहला पद का अंतिम वर्ण, क्लियर, और पहले पद का प्रथम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दोनों समान होने चाहिए, तभी आपका जो है वहाँ पर स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। क्लियर। अब देखिए अ धन अ ऑब्लिक अ धन आ, यानी बड़ा आ। ई ऑब्लिक ई धन ई ऑब्लिक बड़ी ई और छोटी ई समावेश हमने किया है, तो ये आपका बड़ी ई हो जाएगा। छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ धन ऑब्लिक छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ बनेगा। री ऑब्लिक बड़ी री धन री ऑब्लिक बड़ी री, तो बनकर ये आपके बड़ी री हो जाएंगी। क्लियर। अब देखते हैं कुछ हमने
इसको समझने का कुछ आसान तरीका हमने आपको बताया है। जब समान स्वर होई इकट्ठे, जब समान स्वर होई इकट्ठे, तब दीर्घ संधि जानहु पट्ठे। जब समान स्वर होई इकट्ठे, तब दीर्घ संधि जानहु पट्ठे। अब देखते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं उदाहरण के स्वरूप में हमने कुछ उदाहरणों को लिया है और सभी उदाहरणों को हम आपसे बताएंगे। अब यहाँ पे लिखा है कैट भारी, कैट भारी, यानी अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। अब देखते हैं लिखा हुआ है कैटभ धन अरि, कैटभ धन अरि। अब कैसे यहाँ पे अलग हो रहा है, तो अब देखते हैं। अब यहाँ पे भारी लिखा है ना, भारी में भा में आ जुड़ा हुआ है ना, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा जान लीजिए, जहाँ पर अ, बड़ी ई या ऊ या फिर री जब जिस वाक्य में आ जाएं, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में आ जाएं वहीं से आप इसको दीर्घ स्वर संधि जान लीजिएगा। और वहीं पर जहाँ ये वर्ण दिखें आपको, वहीं पर आपका वहीं से आपके दो पद अलग अलग हो जाएंगे। अब देखते हैं। अब यहाँ पे भारी में आपका अ लगा है ना, तो अब यहाँ पे भा तक जो है हम एक वर्ण एक शब्द अलग कर लेंगे और भा के बाद एक शब्द अलग कर लेंगे। अब देखते हैं पहला शब्द क्या बना, तो कैटव बना। और दूसरा अब भा में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, यानी बड़ा की मात्रा लगी है ना, तो अब देखिए उसको हम अरि कर दिए, कैटव धन अरि। अब आगे है आपका, अब कैटव धन अधन अरि। अब इसको हम कैसे अलग किए, अब देखिए भा में भी आ लगा है। अब भा में जो आ लगा है उसको हमने अलग किया और अब भा पे हमने हलन किया और आगे अरि है। अब अ धन अ मिलकर क्या होगा, हमने आपको बताया ना, आ धन अ मिलकर क्या होगा, तो ये मिलकर आपका बड़ा आ हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका कैटव, अब ए अ मिलकर बड़ा हो गए और फिर उसके बाद अरि, यानी मिलकर क्या हो जाएंगे, कैट भारी। अब भा में जो है आपका बड़ा आ जाके जुड़ जाएगा और ये री आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपका कैट भारी हो गया। उसी कंडीशन में आपका नदीस बनेगा, नदी धन ईश। अब देखते हैं, अब नदी में ई लगा हुआ है, अब देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा नद। अब दी में जो है ई लगा हुआ था, ई को हमने अलग कर लिया और दा में हलन लगा दिया और उसके बाद आपका दूसरा खंड था ईस। अब मिलकर ये क्या बन गए, नदीस। अब क्योंकि बड़ी की मात्रा जो है दा में जुड़ जाएगी, क्लियर, तो फिर ये दोनों ई मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएंगे। तो ये मिलकर वाक्य अपना पूर्ण कर लिया, क्या बना, नदीस। और आगे है आपका गुरुपदेश। तो गुरु हमने आपसे बताया ना कि जिस वाक्य में जो है आपको अ, बड़ी ई, ऊ और री दिखे, बस वहीं से आप उसको खंड कर दीजिए, आपका जो है दीर्घ स्वर संधि निकल जाएगा। आपने यहाँ पे भा में आ देखा, दा में बड़ी ई की मात्रा देखा, गुरु में ऊ देखा, मातृणम में री देखा। अब देखते हैं गुरुपदेश में, अब गुरु धन उपदेश। अब देखिए गुर, ऊ धन ऊ और धन पदेश, यानी गुरु में जो है आपका गुरुपदेश, यानी गुर धन उपदेश। और उसके बाद गुर को आधा हम हलन किए रा को, और गुरु रा में से ऊ हमने निकाल लिया और इधर का उपदेश में ऊ हमने इधर निकाल लिया। अब ये दोनों ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, तो बड़ा ऊ हो जाएंगे। जब बड़ा ऊ हो जाएंगे तो गुरु में आपका ये आके ऊ जो है जाके जुड़ जाएगा और पदेश आपका पीछे से ऐड हो जाएगा, तो मिलकर एक अच्छा वाक्य बना लेंगे, शब्द बना लेंगे, हो जाएगा गुरुपदेश। और आगे है आपका मातृणम, मातृ धन ऋणम। अब देखिए, अब री ता में जुड़ा हुआ है, अब ता को हमने हलंत करके आधा कर लिया और ता में जो री लगा उसको हमने निकाल लिया। अब ये री और इसका ऋणम में री, अब ये दोनों मिलकर जो है बड़ी री बना लेंगे, क्लियर। तो जो है अब इसका ये वाक्य शब्द आपका नया जुड़ गया, मातृणम। तो ये आपके स्वर संधि के उदाहरण हो गए, क्लियर।
अब आपको यदि ना समझ में आए तो फिर से मैं आप मैसेज करिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, हम इसको फिर से आपको अच्छे शब्दों में फिर से इसकी पूर्ण व्याख्या हम आपके सामने रखेंगे। क्लियर। अब ये आपका स्वर संधि पूरा हुआ। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका गुण स्वर संधि। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सूत्र है इसका आद गुण, और यह जो है संधि विधायक सूत्र है। संधि विधायक सूत्र को आपसे यहाँ पे प्रश्न करेगा कि दे देगा आपसे गुण स्वर संधि का संधि विधायक सूत्र कौन सा है। गुण स्वर संधि में ध्यान दीजिएगा, गुण स्वर संधि में संधि विधायक सूत्र कौन सा है। अब आपका ऑप्शन बना देगा, पहला आपका आद गुण, दूसरा आदेंग गुण, आकाशवाणी दीर्घ है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब होगा आद गुण। क्लियर। तो इस तरह आपके प्रश्न बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका आद गुण जो है संधि विधायक सूत्र है, और जो दूसरा है आपका आदेंग गुण, ये आपका संज्ञा विधायक सूत्र है। क्लियर। अब देखते हैं, बहुत आसान शब्दों में आपको हम बताते हुए चल रहे हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जहाँ ना समझ में आए आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम आपको पूरी जानकारी आपको देंगे, या फिर से हम इस पर वीडियो बना देंगे। क्लियर। अब देखते हैं इसके बारे में, इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा। जब ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद, यानी पहले पद में आ और आ, छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ के बाद, यानी ये आपके पहले पद में आएंगे, और उसके बाद जो दूसरा पद है, दूसरे पद में आपके ई उ री ली के बाद क्रमशः ए ओ, माफ़ कीजिएगा, फिर से देखते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद, ई उ री के बाद क्रमशः ए ओ अर अल, इसका आदेश हो जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आ के बाद ई या उ या री, या फिर आ के बाद ई उ री आए तो क्रमशः ई का आ धन ई बराबर ए हो जाएगा। आ धन ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद आ धन उ बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। और उसके बाद आपका है आ धन री बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ए ओ अर और अल, और उसके बाद आ धन री, आ धन री बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो अल हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे आपके बनेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद ई उ री के बाद क्रमशः ए ओ अर अल आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका गुण संधि का आदेश हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं इसके उदाहरणों को। अब इसके उदाहरण में आपका पहला है रमेश। अब देखते हैं रमाधन ईस, इसका जब खंड करेंगे तो रमाधन ईस हो जाएगा। अब देखते हैं आ आया कि नहीं। पहले जो आपने खंड किया रमेश में, अब वहाँ पर पहले खंड में आपका रमा है, रमा में क्या आया, आ आया, यहाँ पे हमने आ लिखा है। और इसके बाद दूसरा खंड में आपका ईस, अब यहाँ पे बड़ी ई आया। क्लियर। तो आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्लियर। तो रम, अब इसका खंड करेंगे, अब रमा में से आ हम निकाल लिए, तो ये आपका आधा माँ हो गया, यानी रम धन आ धन ईस। अब आ धन ई बराबर मिलके क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएगा। वही हमने आपसे बताया यहाँ पे। क्लियर। तो अब वो जो है, अब ए जो है आपका माँ में मिल जाएगा, तो पूरा वाक्य बनाएगा रमेश, पूरा वाक्य क्या बनाएगा, रमेश का बनाएगा। क्लियर। अब उसी हिसाब से आपका गंगोत्कम है, दूसरा वर्ण आपका गंगोत्कम है। अब देखते हैं गंगोत्कम को हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो गंगा धन उदकम। अब देखते हैं इसको जब खंड करेंगे
तो गंगा में आ लगा हुआ है, इसका हो जाएगा गंग। एक गा में आप हलन कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर जो गंगा में आ लगा हुआ था, जब उसको हम और तोड़ेंगे तो गंग हो जाएगा, और गंग में जो आ लगा हुआ तो वो अलग हो जाएगा, और एक अलग पद आपका उद्गम है। तो आ धन उ, यानी बड़ा आ और धन उ, ये मिलकर क्या आदेश करेगा, तो ओ आदेश करेगा। तो गंगा, गंग धन ओ धन दकम, तो आ धन उ मिलकर क्या हो गया, तो ओ हो गया। तो गंगा, गंग धन ओ धन दकम, ये मिलकर पूरा आपका एक वाक्य क्या बनाएगा, गंगोदकम। क्लियर। और आगे है आपका तीसरे नंबर पर देवर्षि। देवर्षि में आपका देवधन ऋषि, देव में आपका आ लगा हुआ है, देव में वा में आपका आ लगा हुआ है, और इधर आपका दूसरा पद है ऋषि। तो देव को जब हम खंड करेंगे तो देव में वा में हमने हलंत किया, और उसके बाद वा में आ हमने निकाल लिया, और उसके बाद आपका ऋषि पद बचा। क्लियर। और उसके बाद फिर जब हम इसको आ धन और री, आ धन और री को जो हमने जोड़ा तो अर बना। आ धन री को हम जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा। तो वही हाल यहाँ पर है, जब हमने देव में अर जब जोड़ेंगे तो देव, और यहाँ पर आपका लास्ट में सी है, तो ये अर जो है आपका कहाँ पे जुड़ जाएगा, तो वा में जुड़ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा देव। और ये जो रा है ये आपका उठ करके कहाँ चला जाएगा, तो आपका मूर्धन्य शा में, यानी इसका एक पूर्ण शब्द बन जाएगा देवर्षि। क्लियर। और आपका लास्ट है इसमें तवलकार। तवलकार हो चाहे ममलकार हो, ठीक ना। तो ये जो है आपके गुण संधि के उदाहरण हैं। तो इसमें आप कैसे इसका खंड करेंगे, तो पहला आपका है खंड तव धन लृकार, या ममलकार है तो मम धन लृकार। क्लियर। अब देखते हैं तव में से हमने वा में से जब आधा निकाल लिया तो ये वा आधा हो गया और आपका पूरा बचा। तो और इसके बाद इसका लृधन कार है, तो लिकार में हमने जब ली निकाल लिया तो कार बचा। अब तव में जो है तव प्लस अल, अब देखते हैं आ यहाँ पर और ली, ये मिलकर क्या बनाएंगे, तो अल बनाएंगे, ठीक ना। तो आ धन ली बराबर अल हो जाएगा। तो आ धन ली बराबर यहाँ पर हमने अल लिखा है और फिर कार लिखा है। तो ये जो है आपके आ जो है आपका वा में जुड़ेगा, तो ये पूरा वा हो गया तव, और जो ला है अभी ये जो ला निकल कर चले जाएगा कार में, तो मिलकर क्या बनाएगा, तवलकार। क्लियर। अब आपको आगे बता दें हम, आगे है आपका कुछ अपवाद, जो कि महर्षि कात्यायन जी को हमने आपसे बताया था ना कि कात्यायन जी को हम एक अलग नाम से इनको पुकारते हैं, वार्तिककार। इन्होंने जो है पाणिनि जी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा था, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, वार्तिककार। क्लियर। और पतंजलि को क्या कहा गया, महाभाष्यकार, और पाणिनि जी को सूत्रकार। तो ये जो है आपके हमने इनके नामों को बताया, आपसे परिचित करवाया, और कात्यायन जी को वार्तिककार के नाम से जाना गया। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या अपवाद में बताया कि मतलब पाणिनि जी के जो कुछ सूत्र थे उन सूत्रों पर इन्होंने कुछ अपना अपवाद व्यक्त किया, और वो अपवाद कौन कौन से हैं, चलिए उसको देखते हैं। पहला आपका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आपकी संधि विच्छेद या संधि अब आपसे कम पूछता है, आ जाए तो ठीक है, लेकिन अब फंसाने के लिए अब आपकी एग्ज़ाम में अब यहाँ से प्रश्न कर रहा है। कात्यायन जी का जो वार्तिक, कात्यायन जी ने जो वार्तिक लिखा था उन वार्तिकों में से अब आपका प्रश्न करता है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। संधि आपको तैयार हो, अच्छी बात है, ना भी हो तो हम बता रहे हैं उसको आप समझते चलिए, लेकिन अब आपके प्रश्न आपके वार्तिक से बनते हैं, जो अपवाद हैं। अब वो अपवाद हम आपके सामने रख रहे हैं, चलिए देखते हैं। पहला है प्रवत्सर तर कंबल वसनार्ड दशनामृणे, प्रवत्सर तर कंबल वसनार्ड दशनामृणे, यानी यहाँ पे
फिर उसके बाद है आपका वत्सतर, फिर क्लियर, ध्यान से समझते चलिएगा, वत्सतर। और उसके बाद है कंबल, वसनाड़ यानी वसन, और आपका ऋण, फिर उसके बाद दशना मृड़े, 10 धन मृड़, 10 धन ऋण। ये आपके जो है क्या है, तो ये अपवाद स्वरूप कुछ इनसे मिलते जुलते आपके कुछ वर्ड्स मिलेंगे, उसको हम देखते हैं। प्रवसर तर कंबल वसनाड़ दशना मृड़े, प्रवत्सतर कंबल वसनाड़ दशना मृड़े, प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण 10 धन ऋण। अब इसमें से आपके प्रश्न, आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे, उसको हम देखते हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो फैक्ट आपकी इसके बारे में लिखा है, यहीं से इसके अलावा जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है, इसी वर्ड्स में से यदि आपको देना होगा अपवाद में, तो यहीं से आपको देगा, अलग इससे नहीं बनेगा, और कोई वर्ड इसका नहीं है। इसलिए हम इसको ध्यान से देखते हैं। इसका लिखा हुआ है प्राधन ऋणम, यानी प्रारणम, अच्छी तरह से कर्ज लिया हुआ, प्राधन ऋणम यानी प्रारणम। और उसके बाद है वत्सतर धन ऋणम, यानी वत्स तरारणम, वत्स तरारणम यानी बछड़े के लिए कर्ज। उसके बाद आपका कंबल धन ऋणम, यानी कंबलारणम, कंबल के लिए ऋण। और आगे आपका वसन धन ऋणम, वसनारणम यानी कपड़ा के लिए ऋण। वसन मतलब आपका कपड़ा होता है, क्लियर। और यहाँ पे कंबल तो जानते हैं, और वत्सतर मतलब आपका बछड़ा होता है, क्लियर। उसके बाद है आपका ऋण धन ऋणम, यानी ऋणारणम, कर्ज पर कर्ज। और आगे है आपका 10 धन ऋणम, यानी दशारणम, जल के लिए कर्ज या किसी देश के नाम पर आप कर्ज ले रहे हैं, वो जो है आपका 10 धन ऋणम यानी दशारणम हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा में ये कहा गया है, यदि प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण 10 के बाद, ध्यान दीजिएगा, प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण 10 के बाद यदि आपका ऋण शब्द आता है, तो वहाँ पर आपका वृद्धि संधि होगी। यह गुण संधि का अपवाद व्यक्त करता है। समझ रहे हैं आप ना। अभी आपसे हमने गुण संधि के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि आपसे हमने बताया था आ धन री, आपसे बताया था ना, आ धन री बराबर क्या हो जाएगा, तो अर आदेश होता है। आ धन री बराबर आपका अर आदेश होता है। और आपको दिख ये भी रहा होगा कि वसन में ना में आपका आ है, क्लियर, तो ना आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे खंड में आपका री है, तो हमारे कहने के मुताबिक आपने कहा कि सर आपने इस तरह बताया कि गुण संधि में ये जो है फैक्ट लागू होते हैं कि ये आपका गुण संधि है, लेकिन महर्षि कात्यायन ने अपने वार्तिक रूप में इसको जो है क्या माना, यह गुण संधि का अपवाद माना। और इन्होंने बताया कि जहाँ पर जिस वर्ण के पीछे, जिस शब्द के पीछे ऋण जुड़ा होगा, वहाँ पर वो जो है आपका गुण संधि ना हो करके वृद्धि संधि होगा। अब देखते हैं दूसरा पद में ऋणम है ना, तो ऋणम में आपका री है, तो आ धन और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे गुण संधि होगा। लेकिन महर्षि कात्यायन जी ने क्या कहा कि जिस शब्द के पीछे यदि ऋण जुड़ा होगा, यानी वो शब्द कौन कौन से आपके हैं, प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण, और 10 के बाद इस शब्द जब ऋण आता है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। यह गुण संधि का अपवाद व्यक्त करता है। समझ में आई ना बात, ये क्या कहना चाह रहा है ना, वार्तिककार कात्यायन जी क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन ये बात आप नोट करिएगा कि ऋण शब्द इन वर्णों के पीछे जब आ जाए, क्लियर, तो जो है वहाँ पर आंख मूंद कर आप जो है वृद्धि संधि करिएगा, गुण संधि नहीं होगा। यदि ऋण शब्द पीछे लगा हो तो ये आपके अपवाद हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न बने हैं और बनेंगे भी। 2 साल से यहाँ पर आपसे प्रश्न ये कर रहा है। अब संधि जो है आपके स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ जो है, वहाँ से प्रश्न संधियों के नहीं पूछ रहा है, अब आपसे अपवादों को पूछता है।
इसलिए आप फंस सकते हैं। अभी हमने आपसे बताया था कि सन 2018 में आपसे पूछा था जो है सुखार्थ वाला। अब वो सुखार्थ में सभी लोगों को यही लगा कि उसमें जो है आपका ये दीर्घ संधि है, लेकिन वो है नहीं। अभी उसका भी नंबर आएगा, उसको हम बता रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। महर्षि कात्यायन ने अपने वार्तिक में एक और इन्होंने अपवाद लिखा। उसमें दूसरा अपवाद इनका क्या था कि ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे। अब इन्होंने परिभाषा के रूप में क्या बताया, तृतीया तत्पुरुष समासवाची शब्द के बाद यदि ऋत शब्द आता है। अभी आपने पहला जो अपवाद पढ़ा उसमें ऋण शब्द आया, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, ऋत शब्द आ रहा है, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी और यह गुण संधि का अपवाद व्यक्त करता है। क्लियर। अब देखते हैं आप इसके बारे में। इसका एक हमने वर्ड लिखा है सुखेन धन ऋतः। अब देखते हैं सुखेन, हम नाम में आ है और री है, तो आ धन री बराबर अर आदेश होता है। आ धन री बराबर अर आदेश होता है गुण संधि के अनुसार। लेकिन यहाँ पर महर्षि कात्यायन जी ने बताया कि जो है जब ऋत शब्द आ जाए तो वहाँ पर आपका गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि होगी। समझ रहे हैं ना आप बात। तो यहाँ पर सुखेन धन ऋतः, तो अब इसका खंड हमने किया तो सुख धन ऋतः। अब सुख में आपका आ हमने अलग कर लिया और उसके बाद आपका ऋतः है, तो सुख में जो है आपका सुख धन आर धन त। अब यहाँ पे हमने 3 खंड में लिखा, तो अब ये जो है आपका री जो है आ में जुड़ा, तो आ धन री मिलकर क्या हो गए, तो अर हो गए। आ धन री मिलकर आपके अर हो गए, ठीक ना, या आर आप मान सकते हैं, दोनों भी। तो जो है ये अ धन और ये आ और इसका री, ये दोनों मिलकर आपके क्या हुए, तो ये मिलकर बनाए आर। अब देखते हैं, अब सुख में जो है आ हमने जोड़ दिया, ये हो गया सुखा, ठीक ना, और जो रा है ये उड़कर आपका चला गया ता पर, तो ये हो गया आपका पूरा वर्ड्स क्या बना, सुखार्थ। और क्या हुआ, संधि वृद्धि संधि हुई। लेकिन अब आप समझेंगे कि सर आपने बताया था इस तरह जो कि आपका गुण संधि होगा, लेकिन यहाँ पर भैया यदि ऋत शब्द आ जाए पीछे तो आप सीधे सीधे आप क्या करिएगा, वृद्धि संधि को ट्रिक करिएगा। क्लियर। और आगे देखते हैं, एक और अपवाद है गुण संधि का, उसको देखते हैं। अपवाद में आपका वार्तिक कार जो है कात्यायन जी ने क्या कहा, एक और इन्होंने वार्तिक लिखा। इन्होंने बताया अक्षातुहिन्यामुपसंख्यानम, अक्षातुहिन्यामुपसंख्यानम, यानी कहने का यहाँ पर ये अर्थ है कि अक्षात उहिन्याम और उपसंख्यानम, अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम। यहाँ पर कहा गया कि जो है यदि अक्ष आपका ये पहला वर्ड्स है और उहिनी, यहाँ पर कहा गया कि जो है अक्षौहिणी सेना का आपने नाम सुना होगा ना, अक्षौहिणी सेना, तो वही सेना का यहाँ पे जिक्र किया गया है महर्षि कात्यायन जी के द्वारा, और उन्होंने इस पर वार्तिक लिखा अक्षातुहिन्याम उपसंख्यानम। तो यहाँ पर इसका हम जब खंड कर रहे हैं तो अक्षात, अब यहाँ पे ता था द, तो यहाँ पे दा को जो है हम क्या किए, ता में बदल लिए, यानी पहले वर्ड में। तो अक्षात धन, अब दा, ये दा में जो आपका ऊ लगा है तो ये आपका उहिन्याम बना, और यहाँ पे मुप संख्यानम, तो यहाँ माँ जो है या में आपका माँ जो बन गया, और जो माँ में ऊ है वो आपका उपसंख्यानम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे, फिर आपका अक्षधन उहिनी, अक्षधन उहिनी, और इसको जब हम और खंड करेंगे तो अक्ष में जो है आपका छा जो लगा हुआ, छा में आ लगा हुआ, उसको हमने अलग किया और छा पर हमने हलंत किया, तो अक्ष, और यहाँ पे ऊ है, ऊ को जो है हमने अलग किया और हिनी जो है अलग हो गया। तो अब देखते हैं नीचे, इसके नीचे वाला खंड देखते हैं, अक्ष
आ धन उ बराबर आपका क्या होगा, आ धन उ बराबर आपका ओ होता है, आ धन उ बराबर आपका ओ होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर ओ बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ओ ना बन के औ बनेगा। ये आपकी वार्तिक के हिसाब से है, सिर्फ आपको इतने समझना है और इसमें और कुछ जानना नहीं है आपको। तो यहाँ पर आपका औ बन रहा है, आ धन उ बराबर औ, ना कि ओ बनेगा। यदि ओ बनता तो आपका गुण संधि हो जाता, लेकिन यहाँ पे औ बन रहा है। तो उस हिसाब से अब आपको आगे देखना क्या है, आगे है आपका जब आ धन उ मिलकर औ बना रहा है तो अक्ष में आपका ये औ जो है अक्ष में जाके जुड़ेगा तो अक्षौ हो जाएगा और हिनी शब्द आकर आपके यहाँ पर मिल जाएगा तो अक्षौहिणी हो जाएगा। यहाँ पे आगे लिखा हुआ सूत्र पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि जो अंतिम वर्ण ना है ये आपके ड़ा में भी परिवर्तित हो जाता है, तो जो है आपका मिलकर क्या हो गया, अक्षौहिणी यानी वृद्धि संधि का अपवाद। क्लियर। तो ये आपके महर्षि कात्यायन जी ने कुछ अपवादों को आपसे चर्चा किया और इनकी कुछ और भी अपवाद हैं, लेकिन ये जो 3 अपवाद हमने आपसे बताए ये यहाँ से ये जो है प्रश्न आपके बने हैं, कहीं न कहीं आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। क्लियर। तो ये तीनों अपवाद जहाँ पर ऋण और रित और अक्षौहिणी केवल ओनली एक शब्द है, ये तो आप समझ ही जाएंगे सीधा सीधा। लेकिन आपको जो पिछले वाले जो वर्ड हमने लिखे थे उसको आप ध्यान दीजिएगा। और आपका आगे है यण स्वर संधि। अब इसके बारे में समझते हैं। इक प्रत्याहार यानी ई उ रिल री, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो ई उ रिल री के बाद कोई असमान स्वर हो तो इक प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार वर्ण जो है या वह राला आदेश हो जाता है। यानी अब ई का क्या हो गया बना, तो या हो गया, ई का या, यानी ई के बाद ये आपका औ आता है, ठीक ना। ई के बाद यदि आपका औ आएगा तो ई और धन आ बराबर या हो जाएगा, ऊ धन आ बराबर वाह, फिर री धन आपका ला, री का ला हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप जानिए ई का या, ऊ का वा, री का र और री का आपका ला आदेश हो जाएगा। क्लियर। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो या व राला। और इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो ई उ रीली। तो यण प्रत्याहार में आपका या व राला और इक प्रत्याहार में ई उ रीली। अब देखते हैं आगे है आपका इको यणच। इसका सूत्र क्या है, यण प्रत्याहार यण स्वर संधि का, तो इको यणच इसका सूत्र है। यानी इसको हम खंड करेंगे तो इक धन यण धन अचि, इक यण अचि, यानी इकह यण अच। तो ये आपके अच स्वर संधि के में आएंगे। अच स्वर संधि जो है आपका जुड़ा रहेगा। क्लियर। तो इक में आपका अब देखते हैं आगे। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री और यण प्रत्याहार के अंतर्गत या व राला क्रमशः आदेश होता है। तो ई में आपका जो अच स्वर संधि है, अच में आपका अ ऑब्लिक बड़ा अ, ये दोनों आपके वर्ड्स आएंगे। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उल री और यन में आपका या व राला। और जो अच हमने लिखा है, अच जो है अच को हम अच स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें आपके वर्ड्स कौन कौन से आएंगे, अ और ऑब्लिक बड़ा अ। अब देखते हैं इसके उदाहरणों को। इसके उदाहरणों में आपका है इत्यादि। अब देखते हैं इसके बारे में। अब इसमें क्या कहा गया है, इत्यादि में कहा गया है कि अब देखते हैं इसका हम जब खंड करेंगे तो इति धन आदि। सबसे बड़ी बात हम आपको एक बात और बता दें कि यण स्वर संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि इसके जो वर्ण होंगे वो आधे होंगे। ज़्यादा करके आपका इत्यादि, मध्वरि,
ये आपका आधा ता और आधा धा। क्लियर। तो ये आपके आधे वर्ड्स जहाँ भी मिले आप सीधे सीधे आप आंख मूंद कर बंद करके सीधे आप यण संधि ट्रिक करिए। ये हमारी गारंटी है, आपका गलत नहीं होगा। आधा वर्ण जहाँ भी आपको मिले वो आप सीधे सीधे यण संधि ट्रिक करिए, गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप। यदि आधा ता और आधा धा मिले जहाँ भी, आपको सीधा आंख मूंद करके आप यण संधि पर ट्रिक कर दीजिए, गलत नहीं होगा। क्लियर। अब देखते हैं इसके जो उदाहरण है उसको समझते हैं। इति धन आदि, जब इसको हम खंड करेंगे तो आपका इत्यादि में आपका ता जो है ई में परिवर्तित होगा। क्लियर। और जो है दूसरा खंड आपका आदि है। अब देखते हैं आपका, अब यहाँ पे पहला वर्ण क्या आपका है, ई है, दूसरा आपका आदि है। तो ई और आ मिलकर आप क्या वर्ड्स नया बनाया, तो जो मिलकर नया बनाया वर्ड्स या, यानी ई धन आ मिलकर क्या बने, तो मिलकर ये बनाया या। ध्यान से समझिएगा। पहला वर्ण आपका इति है, इति में आपका ई है, और दूसरा वर्ण आदि है, आदि में आपका अ है या बड़ा आ मान लीजिए। तो आ, ई और आ मिलकर क्या बना, तो या बना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इक प्रत्याहार के अंतर्गत आपका ई है और यण में आपका पहला वर्ण जो है या है। तो ई और आ मिलकर क्या बनाए, तो या बनाया। तो इति में ई है और दूसरे वर्ण में आ है, आदि में। तो अब आप आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा वर्ण है आपका, दूसरी सेकंड स्टेप है इत धन ई धन आदि। अब देखते हैं, अब ती में जो है आपका जो हलंत लगा हुआ था, माफ कीजिए, जो बड़ी छोटी एक मात्रा लगी थी उसको हमने अलग कर लिया। अब ता आपका क्या हो गया, आधा हो गया। इस पर हमने इत पे ता में हमने हलंत जोड़ दिया और उसको ई को अलग कर लिया। अब दूसरा वर्ण आपका आदि है, दूसरा शब्द आपका आदि है। और फिर उसके बाद जो है, अब देखते हैं इत धन या। अब ई जो है क्या कहाँ परिवर्तित होगा, तो आदि या में परिवर्तित हो जाएगा। ई का जो है या बनता है, इसलिए ई जो है स्वाभाविक रूप में आ जाएगी, या में आ जाएगी और आदि आ जाएगा। तो जब है इत में, अब देखते हैं जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आधा ता जो है कहाँ में चला जाएगा, या में जुड़ जाएगा। तो आधा था ही क्योंकि हलंत है, और उसके बाद आदि शब्द आके जो है पीछे जुड़ जाएगा, यानी आ जो है या में जुड़ेगा। तो ये हो गया या, और दी आपका जुड़ गया तो मिलकर इत्यादि बना दिया। क्लियर। उसी हिसाब से आपका मध्वरि है, तो मधु धन अरि। अब देखते हैं, अब मधु में जो है ऊ को हमने बाहर कर लिया और धा जो है आपका आधा हो गया। उसके बाद अरि है आपका। तो अब देखते हैं मध धन वाह, वो अब ऊ का जो है क्या होगा, तो वाह होगा, यानी ऊ धन आ धन ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, वाह। अब ये ऊ मिलकर जो है वाह बनाया, तो मधुधन अरि, मधुधन अरि। अब देखते हैं मध धन ऊ धन अरि हुआ, और चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप आपका मध धन वा धन अरि। अब ऊ और आ मिलकर वा बनाया। अब देखिए ये आपका अरि है। अब ये जो है आपका धा किस में जाएगा, आधा तो है ही है धा, अब आपका चलाया जाएगा वा में जुड़ जाएगा, और जो है आपका री है वो आपका पीछे जुड़ जाएगा। और ये जो है आपका पूरा कंप्लीट एक शब्द बनाया मध्वरि का। उसी हिसाब से आपका मात्राज्ञा का है। मात्राज्ञा मातृधन आज्ञा, और मातृ में आपका ता है, तो जो है ता को हमने आधा कर लिया और उसके बाद री आपका निकल गया, और उसके बाद फिर आपका आज्ञा बचा। और आगे आपका है फिर तीसरा स्टेप आपका मात, और ये जो है आपका रा है, और उसके बाद आपका आज्ञा है। अब ये रा जो है आपका कहाँ जाएगा, तो ता में आपका जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा त्र। क्लियर। क्योंकि रा में भी हलंत है, और ये आपका जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा त्र मात्र। और फिर जो अब ये आ जो बड़ा आ है, अब इसमें जाके त्रा में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मात्रा, और जो आपका ज्ञा बच रहा है वो एक कंप्लीट
वर्ड बना देगा मात्राज्ञा का। क्लियर। और उसके बाद आपका है लाकृति। लाकृति में आपका इसका जब संधि विच्छेद करेंगे लरी धन आकृति। अब लरी को जो है जब हम आधा करेंगे तो ये आधा ला हो जाएगा और पूरा आकृति हो जाएगा। क्लियर। और फिर उसके बाद जो है जब आ जो है ला में आके जुड़ जाएगा तो वो पूरा वर्ड कंप्लीट कर देगा, तो मिल जाएगा, हो जाएगा ये लाकृति। तो ये हमने आपके सामने वीडियो रखा। और आपसे एक और निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का जो है घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना विचार ज़रूर दीजिएगा हमें। यदि कहीं से भी आपको समस्या लगी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर अपना विचार दीजिएगा। यदि आपको ना समझ में आएगा तो फिर से हम आपको नए वर्डों के साथ हम आपको फिर से इसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी देंगे, सभी संधियों के बारे में, चाहे आपका स्वर हो, दीर्घ हो, गुण हो, सभी के बारे में आपसे पुनः फिर चर्चा करेंगे। जब तक आपको समझ में ना जाएगा तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो टीम स्टार क्लासेस के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।